आज के इस खास चर्चा में अर्थात तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो लगभग हर युवा के मन में होता है। क्या दिल्ली या मुंबई जैसे महंगे शहरों में जहां खर्चे आसमान छूते हैं, सिर्फ 30,000 रुपए की शुरुआती सैलरी पर आर्थिक आज़ादी पाना गणित के हिसाब से सच में संभव है? शुक्रिया विनय। सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे और मेरे जैसे न जाने कितने ही लोगों को रोज परेशान करता है। अर्था विनय, ये जो बात है ना, ये बिल्कुल मेरी कहानी है। महीने की पहली तारीख को जब अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है तो बड़ा सुकून मिलता है। लगता है इस बार तो पैसे बचा ही लूंगी। लेकिन अक्सर तीसरा हफ्ता आते आते बैंक बैलेंस लगभग शून्य हो जाता है। समझ ही नहीं आता कि सारा पैसा आखिर चला कहाँ गया। ये हताशा बहुत ही स्वाभाविक है अर्था। बड़े शहरों में रहने वाले लगभग हर इंसान की यही कहानी है। हमारी इनकम भले ही फिक्स हो, लेकिन खर्चे एकदम अनलिमिटेड लगते हैं। और पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैसों पर पार्किंसंस लॉ लागू होता है। इसे ऐसे समझो, खर्चे बिल्कुल गैस की तरह होते हैं। गैस को आप जितने बड़े कमरे में छोड़ोगे वो तुरंत उस पूरे कमरे में फैल जाती है। ठीक वैसे ही हमारी सैलरी जितनी भी हो, खर्चे उस पूरे अमाउंट तक अपने आप फैल ही जाते हैं। ओह, मतलब हम हमेशा सोचते हैं कि महीने भर के खर्चों के बाद जो बचेगा उसे सेव कर लेंगे, लेकिन इस गैस वाले नियम की वजह से महीने के अंत में कभी कुछ बचता ही नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। इसीलिए पैसे बचाने के हमारे पुराने तरीके हमेशा फेल हो जाते हैं। हमें इस पूरी सोच को ही पलटना होगा। और इसका सबसे सीधा सा नियम है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी खुद को सबसे पहले भुगतान करें। अर्थात खुद को सबसे पहले भुगतान करना, इसका मतलब सैलरी आते ही कोई भी बिल भरने या खर्च करने से पहले अपने भविष्य का हिस्सा अलग निकाल लिया जाए। एकदम परफेक्ट। जिस दिन सैलरी अकाउंट में आए, सबसे पहले अपने फ्यूचर के लिए पैसे निकाल लो और फिर जो बचे उसी में पूरा महीना चलाओ। अब देखते हैं कि द 50-30-20 मास्टर प्लान के जरिए हम इसे असल जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। ये 30,000 की सैलरी को मैनेज करने का एक बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क है। इस मास्टर प्लान में हम अपने बजट को बहुत ही साफ तरीके से बांटते हैं। 50% यानी 15,000 रुपए आपकी सख्त जरूरतों के लिए हैं, जैसे पीजी का किराया, राशन और मेट्रो पास। 30% यानी 9,000 रुपए सीधे आपके भविष्य के लिए इन्वेस्ट होंगे, और बाकी बचे 20% यानी 6,000 रुपए ये आपकी अपनी इच्छाओं के लिए हैं। अर्थात मतलब उन 6,000 रुपयों से मैं बेझिझक कैफे जा सकती हूँ या वीकेंड पर दोस्तों के साथ आउटिंग कर सकती हूँ, वो भी बिना किसी गिल्ट के। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। अर्था, लेकिन विनय, ब्लूप्रिंट फॉर द फ्यूचर सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर मुझे थोड़ी झिझक हो रही है। दिल्ली जैसे महंगे शहर में शौक भी पूरे करना और हर महीने 9,000 रुपए बचाना, क्या ये सच में मुमकिन है? कागज पे तो ये बहुत आसान लगता है। मैं तुम्हारी उलझन समझ सकता हूँ अर्था, और यहीं पर वो खुद को सबसे पहले भुगतान करने वाला नियम जादू की तरह काम करता है। तरीका यह है कि सैलरी आते ही ये 9,000 रुपए सीधे तुम्हारे दूसरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ऑटो डेबिट हो जानी चाहिए। जब तुम्हें अपने रेगुलर अकाउंट में खर्च करने के लिए सिर्फ 21,000 ही दिखेंगे ना, तो तुम अपने आप अपनी लाइफस्टाइल को उसी बजट में ढाल लोगी। ये काफी स्मार्ट है। जो पैसा दिखेगा ही नहीं वो खर्च भी नहीं होगा। लेकिन इस 9,000 रुपए को भी तो सही जगह लगाना जरूरी है ना? बिल्कुल। इस 9,000 रुपए को बहुत ही सोच समझकर निवेश करना है। इसमें से 1,000 रुपए जाएंगे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, 3,000 रुपए का बनेगा इमरजेंसी फंड और बाकी के 5,000 रुपए जाएंगे एक एसआईपी में, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इस तरह से आपका आज सुरक्षित रहता है और कल ग्रो करता है। अर्था, मेरा एक सवाल है विनय, ये जो इमरजेंसी फंड वाले 3,000 रुपए हैं, इन्हें हम बस अपने नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में ही क्यों नहीं छोड़ देते? क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में पैसा बस आलस में पड़ा रहता है अर्था। वहां मिलने वाला लगभग 3% का रिटर्न महंगाई दर के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब आपके पैसे की असली कीमत लगातार कम हो रही है। इसके बजाय लिक्विड फंड्स बहुत बेहतर विकल्प होते हैं। इनमें पैसा सुरक्षित भी रहता है और आपको आराम से 6 से 7% का रिटर्न भी मिल जाता है। अच्छा, समझ गई। और अगर इन्वेस्टमेंट के लिए सोना लेना हो तो? अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपनी माँ के साथ एक ज्वेलर के पास गई थी। वहां पता चला कि गहनों पर मेकिंग चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। मेकिंग चार्जेस में ही आपके इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा नुकसान में चला जाता है। इसीलिए अगर निवेश के मकसद से सोना लेना है तो हमेशा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या डिजिटल गोल्ड ही चुनना चाहिए। वहां ऐसा कोई फालतू नुकसान नहीं होता। अब आते हैं इस प्लान के सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक पर, वो 5,000 रुपए की एसआईपी। ज्यादातर लोग एसआईपी को एक खर्चे या बोझ की तरह देखते हैं।
इसे ऐसे मत देखो, एक एसआईपी असल में भविष्य की आजादी के लिए दी जाने वाली आपकी ईएमआई है। ये नजरिया सच में कमाल का है विनय। जैसे हम कोई नया फोन या गाड़ी लेने के लिए हर महीने खुशी खुशी किश्त देते हैं, वैसे ही ये एसआईपी अपने भविष्य की आजादी खरीदने की किश्त है। एकदम 100% सच। और इसी मंथली ईएमआई की असली ताकत क्या है, ये समझने के लिए हमें द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज के जादू को समझना होगा। चलो इसे 23 साल की एक लड़की प्रिया की रियल लाइफ केस स्टडी से समझते हैं। मान लो प्रिया ने निफ्टी 50 में हर महीने सिर्फ 5,000 की एसआईपी शुरू की, जहां ऐतिहासिक रूप से औसत रिटर्न लगभग 12% के आसपास रहा है। 5 साल बाद जब वो 28 साल की होगी तो उसके पास 4 लाख रुपए से ज्यादा का फंड होगा। ठीक है, और अगर वो इसी अमाउंट को 25 साल तक लगातार इन्वेस्ट करती रहे तो बाप रे, 48 साल की उम्र में ये रकम लगभग 95 लाख रुपए हो जाएगी। सिर्फ हर महीने 5,000 बचाने जैसी छोटी सी आदत से इतना बड़ा स्नोबॉल इफेक्ट, ये गणित सच में दिमाग घुमा देने वाला है। और इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही सीधा और दिलचस्प है। कंपाउंडिंग बिल्कुल पहाड़ की चोटी से लुढ़कते हुए बर्फ के गोले जैसा है। शुरुआत में सिर्फ आपका निवेश किया हुआ पैसा बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आपके कमाए हुए रिटर्न पर भी रिटर्न मिलने लगता है। गोला बड़ा होता जाता है। इसीलिए निवेश को 1 साल भी टालना भविष्य के उस बड़े मुनाफे को बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि जितनी जल्दी शुरुआत की जाए उतना बेहतर है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि निवेश शुरू करने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होने की या परिवार पर निर्भर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल सेबी द्वारा रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट खोलना पूरी तरह से फ्री है और अपनी वेल्थ बिल्डिंग की ये यात्रा आप महज 1,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। विनय, ये सब जानने के बाद सच में वो हार मानने वाली फीलिंग बिल्कुल खत्म हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वित्तीय भविष्य अब पूरी तरह से मेरे अपने कंट्रोल में है। मैं तो आज ही अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करने वाली हूँ। बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए था। आपकी एक छोटी सी शुरुआत एक बहुत ही बेहतरीन जिंदगी की नींव रख सकती है। तो इस चर्चा के अंत में सवाल ये उठता है कि व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम? ये आर्थिक आजादी असल में है क्या? देखिए, आर्थिक आजादी का अंतिम लक्ष्य रातों रात कोई करोड़पति बनना या महलों में रहना नहीं है। इसका असली मतलब ये है कि आपको अपनी जिंदगी के बड़े फैसले लेने के लिए किसी से इजाजत ना मांगनी पड़े। कल को अगर आपको कोई करियर ब्रेक लेना हो, अपना कोई काम शुरू करना हो या कोई भी बड़ा फैसला लेना हो, तो पैसा कभी भी आपके रास्ते की रुकावट ना बने। अर्थात बहुत खूब विनय। तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने लायक है। क्या निवेश सिर्फ बैंक में पैसे इकट्ठा करने का नाम है, या फिर ये भविष्य का वो आजाद समय वापस खरीदने का सबसे ताकतवर औजार है, जहां आपको सिर्फ पैसों के लिए मजबूरी में काम नहीं करना पड़ेगा? अगली बार जब अकाउंट में सैलरी आए तो एक साधारण सी एसआईपी के जरिए अपने खुद के समय को वापस खरीदने के इस मौके पर जरूर विचार कीजिएगा।